पीएसआर एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अलवरा। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। आप सभी ने सुन रखा होगा कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। हमारी शामत आई और हमने मिर्जा जी के साथ सफर की नीयत कर ली और आदिलाबाद जाने के लिए बस की कतार में लग गए। जब बस में सवार होने की कोशिश की तो पता चला कि पहले ही बस भर चुकी है। किसी तरह हम भी हुजूम में एडजस्ट हो गए। ड्राइवर ने हारन बजाया तो हमें लगा बस खरामा खरामा चलने लगी है। बस के अंदर का मंजर मैं आपको कैसे बताऊं। मुसाफिर ऐसे लदे हुए थे कि जैसे अखबारात के बंडल एक दूसरे पर रख दिए गए हों। किसी का बच्चा किसी की गोद में, किसी का शौहर किसी और की बीवी से डांट खा रहा था। बीवी शौहर को भाई भाई कह रही थी। भाई सीट के नीचे दुबका पड़ा हुआ था। हमें महसूस हुआ कि हम जिम्नास्टिक सीख गए हैं। हमारा पाँव हमारे कान के पास था। बाद में पता चला कि वो तो किसी की लकड़ी की टांग थी जो उसने उतार ली थी। मैंने पूछा, भैया जी इसकी मालिश कैसे करते हो? उसने मुझे घूरा जैसे बीवी अपने शौहर को दही की जगह अचार लाने पर घूरती है। बहरहाल हमने इस बेअदबी को नज़रअंदाज कर दिया। वो साहब बोले, भाई मैं इस लकड़ी की टांग की मालिश नहीं पालिश करता हूँ। किसी तरह हम इस बस में आदिलाबाद जिंदा पहुँच गए। यहाँ से हमारे लिए कार का बंदोबस्त था जिसमें बैठकर इचोड़ा मंडल तक हम लोग आ गए। अब यहाँ से हमें गंडी वागू इलाके तक जाना है। इसके लिए हमें मज़ीद 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। यहाँ से शुरू होता है असली सफ़र। दिलकश और दिल मोह लेने वाले मनाजिर के दरमियान से हम गुजरते रहे। तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद खुदरती मनाजिर के दरमियान छुपी हुई एक खूबसूरत आबशार जिसका नाम है गायत्री फॉल्स। ये वो मुकाम है जहाँ खुदरत अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवागर है। यहाँ तक पहुँचना किसी आम सफ़र की तरह आसान नहीं। ये एडवेंचर, हिम्मत और इस्तेकामत का इम्तिहान होता है। ये रास्ता पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है जहाँ कच्चे और पथरीले रास्ते बार बार हमारी आजमाइश लेते रहते हैं। जब हमने आबशार को अपनी आंखों से देखा तो देखते ही रह गए। गिरते पानी की गूंज और इर्द गिर्द के पथरीले पहाड़ों का सुकून दिल को खुशी की एक अनोखी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। खुदरत की ये तख्लीक देखकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पानी के शफ्फाफ खतरे पहाड़ों के दरमियान से गिरती सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देते थे। चारों तरफ सब्जा और फूल जैसे किसी माहिर मुसव्विर की तस्वीर का हिस्सा हों। इसे देखने के लिए आने वाले नौजवान आबशार के नीचे गिरते पानी से लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत देर तक नहाते रहे। ऐसे में मैंने यहाँ लगाई गई खाने की आरजी होटल का रुख किया। हमने गंडी वागू में बैठकर दावत की जो हमारे इस सफ़र की यादगार बन गई। हर लुक़मे के साथ हमने कुदरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ लिया। इतने में मिर्ज़ा जी ने होटल वाले से पूछा, ये कुक पहले कहाँ पकाया करता था? होटल के मालिक ने बगौर मिर्ज़ा जी को देखा और बोला, ये कोई मामूली कुक नहीं, ये 25 साल जेल में खाना पकाता था, अब हमारे यहाँ पका रहा है। मिर्ज़ा जी खामोश हो गए। इस दौरान यहाँ आने वाले चंद सयाहों के अलावा मुकामी अफराद से हमें मिलने का मौका मिला। उनकी सादगी और मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया, मगर ये देखकर अफसोस हुआ कि बुनियादी सहूलियात की कमी और तालीमी फुक़दान ने उनकी ज़िंदगी को महदूद कर दिया है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हवा की खुनकी और ठंडक से ज़ाहिर होता है कि गायत्री आबशार तमाम तर हशर सामानियों के साथ मंजर पर छा जाती है। इस मंजर को देखते ही सयाह अपने सफ़र की तमाम तकालीफ भूल जाते हैं। उनके चेहरों पर सफ़र की थकान के बजाय एक हैरत अंगेज खुशी होती है, वो खुशी जो सिर्फ सयाहों के मुक़द्दर में होती है। बारिश के मौसम में सर्दी भरपूर अंदाज में यहाँ विराजमान होती है। इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले पहाड़ी लोगों से हमने मुलाकात की, उनका खूब मुशाहिदा किया और देखा कि हम इतनी तेज़ी और रवानी से अपने मैदानी इलाकों और हमवार सड़कों पर नहीं चल सकते जितना कि ये लोग यहाँ रहने वाले पहाड़ों की ऊंचाई और उतार से बेनियाज भागे दौड़े फिरते हैं। गायत्री फॉल्स का ये इलाका तवानाई से भरपूर ज़िंदगी की खूबसूरती अपने अंदर समाये हुए है। हमारा ताल्लुक़ इन दिनों हैदराबाद से है, वरना हम भी देहाती शख्स जाने जाते थे और लोग अब हमें भी शहरी समझने लगे हैं। मेरा ताल्लुक़ झूठ और फ़रेब से लबरेज़ दुनिया से है। मुझे नहीं मालूम कि पहाड़ी लोग इन खुसूसियात के हामिल हैं भी या नहीं, लेकिन उनकी बातों में उनके लिबास की सी सादगी थी और कोई भी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कर रहा था।
کسی کو سیاست کا شوق ہوگا بھی تو اس کو ہم پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ فطرت سے محبت کرنے والے ہم جیسے کئی اور سیاح اس جنگل میں ہیں۔ اونچی پہاڑیوں، پرندوں کی چہچہاہٹ، ان کے درمیان بہتی ہوئی ندی اور سامنے گایتری آبشار جس کی بلندی 350 فٹ کی ہے۔ مسلسل بلندی سے پانی کی لہروں کے ٹکرانے کا ناقابل حقیقت نظارہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ زندگی ان پہاڑوں میں بھی رواں دواں ہے۔ حوصلے ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے بھی جوان ہیں۔ ان کی طرح ہم نے بھی سینہ سپر ٹھنڈی اور تند ہواؤں میں ہم نے بھی سانس لیا اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے مرزا جی نے کسی سے کہنا شروع کیا، دنیا جہان کی سیر کیجئے مگر پہلے اپنے گھر کے کونے کونے سے واقفیت حاصل کیجئے۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے پہلے ریاست تلنگانہ کے ہر علاقے کی سیر کیجئے۔ جہاں یہ آپ کے لیے سیر و تفریح کا سامان ہے، وہیں آپ کے لیے اپنی ریاست سے متعلق معلومات کا ذریعہ ہے۔ قدرت نے ساری دنیا ہی خوبصورت بنائی ہے۔ جب تک سفر جاری رہتا ہے دل کو نامعلوم سا سکون رہتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کی جستجو رہتی ہے، راستے سے شناسائی بھلی لگتی ہے۔ زندگی بھی سفر در سفر ہے اور ٹھہر جانے کا مطلب ابدی سفر کا آغاز ہو جانا، کیونکہ یہ سفر کوئی اختیار نہیں کرتا۔ دنیا میں جہاں بھی جانا ہے جائیے، مگر ہندوستان سے محبت اور حیدرآبادی ہونے کا احساس زندہ اور پرعزم رکھیے۔ سورج بہت تیزی سے پہاڑوں کی اونٹ لیے چھپتا جا رہا ہے۔ گاڑی کی بتیاں بھی جل چکی ہیں۔ واپسی کے سفر میں خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں گاڑی میں مرزا جی کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوں اور وہ اونگ رہے ہیں۔ کسی کی تنزلی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور شاید اس تنزلی کے سفر میں کہیں ہماری ترقی پوشیدہ لگ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک گایتری فالس کو نزدیک سے نہیں دیکھا تو زندگی میں ایک مرتبہ یہاں ضرور جائیں اور موج منائیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا دکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔